हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। दोस्तों, आज का विषय यह है कि राज्यसभा में अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो कुछ बोला है राज्यसभा में, फिर से समझिएगा, राज्यसभा में, संसद के भीतर। लेकिन एक बात और समझिएगा कि राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, ये मंत्री की हैसियत से वहां हैं, सदस्य की हैसियत से नहीं है। सदस्य तो ये लोकसभा के हैं। तो फिर से सवाल बनाते हैं कि राज्यसभा में मंत्री की हैसियत से बोलते समय भारत के गृह मंत्री और लोकसभा के सदस्य श्री अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो टिप्पणी की, जो बात कही, क्या उसके लिए इनके खिलाफ SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 के अंतर्गत मुकदमा हो सकता है? आज का विषय यही है। तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि इन पर FIR हो सकती है, FIR होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि SC/ST एक्ट में क्या इनके द्वारा जो कहा गया उस पर FIR हो सकती है। हम बाद में संविधान से देखेंगे, पहले हम SC/ST एक्ट के आधार पर देख रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने जो कहा है उसके आधार पर यदि SC/ST एक्ट की कोई धारा लगाएं तो धारा यही लगेगी कि SC/ST समुदाय द्वारा श्रद्धा दिए जाने वाले किसी महापुरुष का अनादर करना, यानी SC/ST समाज जिस किसी महापुरुष या व्यक्ति को श्रद्धा देता है उस महापुरुष का अनादर करना। देखते हैं कि क्या इसे SC/ST एक्ट के अधीन अपराध बनाया गया है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा सितंबर 1989 को 1989 को संसद में पारित करवाया गया था और यह 30 जनवरी 1990 से लागू हो गया। उस समय भारत में VP सिंह की सरकार थी, यानी राजीव गांधी सरकार ने पारित करवाया और राष्ट्रपति के द्वारा जो समय घोषित किया जाता है वह तब किया गया जब सरकार बदल चुकी थी, VP सिंह की सरकार थी। इस अधिनियम के मूल में कुल 15 प्रकार की हरकतों को अपराध बनाया गया था। कितने प्रकार की? 15 प्रकार की। कुल 15 प्रकार के दुराचरणों को किसके द्वारा किए जाने पर? गैर SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने पर। पीड़ित कौन होना चाहिए? SC/ST समाज का कोई व्यक्ति। तो गैर SC/ST समाज के व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम में 15 में से कोई आचरण करने पर जो वह SC/ST समाज के किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध करे, तब इस अधिनियम के अधीन वह अपराध का दोषी हो सकता था। यह मूल अधिनियम में था। 2016 में तत्कालीन मोदी सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया और इसे संशोधित कर दिया। संशोधित करने के बाद सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं आज इस अधिनियम की चर्चा कर रहा हूं, जो अमित शाह के मामले से संबंधित है, कि पहले जो धारा 3 में कुल 15 प्रकार के दुराचरणों को अपराध बनाया गया था, उनकी संख्या बढ़ाकर 29 कर दी गई, 29, यानी 14 और कृत्यों को दंडनीय बनाया गया। वे जो नए 14 कृत्य दंडनीय बनाए गए हैं, उन्हीं में से एक कृत्य है जिसका उल्लेख धारा 3 की उपधारा 1 के खंड फ में किया गया। फ का मतलब वी, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, यह उपधारा 1 में लिखा है डैश। अब खंड फ पढ़ता हूं। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा
तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, मूल कानून में केवल 15 दुराचरणों को अपराध बनाया गया था और वहां सजा भी महज 3 वर्ष थी। यहां सजा बढ़ा करके न्यूनतम 6 मास से अधिकतम 5 वर्ष की गई। मोदी सरकार में संशोधन हुआ है वर्ष 2016 में, और 15 दुराचरणों की जगह 14 अन्य और कृत्यों को अपराध बनाया गया, जिनमें से एक वह कृत्य भी है जिसके अनुसार अनुसूचित जाति या जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना। अब अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वो SC/ST एक्ट के इसी एक खंड के अधीन आ रहा है और कहीं किसी अन्य खंड में नहीं आ सकता। ध्यान दीजिए कि यह निर्धारित करना कि जो इन्होंने कहा है वह बाबा साहब का अनादर गठित करता है कि नहीं, इसका अंतिम निर्णय लेने की शक्ति न्यायालय के पास होती है। वो व्याख्या करेगा और देखेगा, लेकिन मुकदमा जब दर्ज किया जाएगा तो धारा कौन सी लगेगी, मैं अभी इसी पर चर्चा कर रहा हूं। तो इन पर SC/ST एक्ट की धारा 3 की उपधारा 1 का खंड फ, जो इन्हीं की सरकार के द्वारा जोड़ा गया है, में FIR दर्ज हो सकती है। इस अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर FIR दर्ज होने पर उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे जमानत पर छोड़े जाने का कोई हक नहीं होगा। कानून में यही लिखा है। तो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है उस बयान की प्रकृति के आधार पर यदि यह मान लिया जाए कि इससे बाबा साहब का अनादर हुआ है, तो यह SC/ST एक्ट की धारा 3 की उपधारा 1 के खंड फ में दंडनीय अपराध है और जो संज्ञेय तथा अजमानती है। अतः इसके लिए FIR दर्ज करके बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है और गिरफ्तार हो जाने पर जमानत पर छूटने का इनका कोई हक नहीं रहेगा। लेकिन अब अगली बात, यहां तक तो बात रह गई इनके कथन की, और कथन की प्रकृति के आधार पर SC/ST एक्ट की कौन सी धारा किस तरह से लागू हो रही है इसकी। अब आते हैं कि यह कथन करते समय 2 अवस्था में है। एक तो ये संसद के भीतर है और दूसरे ये मंत्री हैं। अगर ये लोकसभा में होते तो मैं कहता कि ये लोकसभा के सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन क्योंकि ये राज्यसभा में है और ये राज्यसभा के सदस्य नहीं है, तो यहां ये सांसद के तौर पर नहीं बोल रहे हैं, यहां ये केवल मंत्री के तौर पर बोल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुसार मंत्री लोग दोनों में से किसी भी सदन में जाकर के बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के तौर पर बोलते हैं, इनसे सवाल किए जाने पर बोलते हैं। मंत्रीगण जिस सदन के सदस्य होंगे वहां वो वोट भी दे सकते हैं क्योंकि वहां के मेंबर हैं, लेकिन जिस सदन के सदस्य नहीं वहां वोट नहीं दे सकते। तो यहां पर इनको मंत्री होने का विशेषाधिकार मिलेगा। इसके अलावा इनको संसद के भीतर बोलने का बचाव मिलेगा। अब संसद के भीतर बोलने पर क्या बचाव है, इस पर अनुच्छेद 105 लागू होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 105 आर्टिकल 105 ये कहता है, पावर्स प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। खंड 1 में लिखा हुआ है, इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वातंत्र होगा। संसद में वाक स्वातंत्र होगा, यानी संसद के भीतर बोलने की पूरी आजादी होगी। उस पर प्रतिबंध क्या है? इस संविधान के अन्य प्रावधानों का, सदनों द्वारा बनाए गए नियमों का, वो नियम का लोग हवाला देते हैं ना, और अस्थायी आदेश जो जारी होते हैं जिसमें कहा जाता है फला शब्द नहीं बोलेंगे, फला शब्द पर प्रतिबंध है। इन 3 सीमाओं के अधीन रहते हुए वहां बोलने पर कोई अन्य प्रतिबंध नहीं होगा। अब सवाल बनता है कि यदि कोई व्यक्ति वहां इस प्रकार का कोई बात बोल दे जो बोलने से अपराध गठित करे, तो क्या क्रिमिनल लॉ लागू होता है? उत्तर आएगा नहीं। क्यों नहीं लागू होगा? इसके संदर्भ में आपको भारत के संविधान का अनुच्छेद 122 पढ़ना होगा। 122 क्या करता है? आपको बता दें दोस्तों कि सदन अपने आप में
विधायिका है, लेकिन सदन के भीतर जो कार्य हो रहा है उसके लिए यह न्यायालय भी होता है। ध्यान दीजिएगा, सदन के भीतर जो क्रियाकलाप होता है उसके लिए सदन अदालत भी है। क्यों है? क्योंकि सदन के भीतर अदालत की अधिकारिता नहीं है। कैसे नहीं है? अनुच्छेद 122 में लिखा हुआ है कि संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अभी क्या आपने सुना कि संसद के भीतर जो कार्रवाई हो रही है उस पर न्यायालय में कहीं कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जाएगा। खंड 2 कह रहा है कि संसद का कोई अधिकारी या सदस्य, यह खंड 2 लागू हो रहा है, संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद की प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों का अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। अब अनुच्छेद 105 खंड 1 में चलें तो बोलने की आजादी है 3 सीमाओं के अधीन रहते हुए। वे जो 3 सीमाएं हैं उन सीमाओं को अगर कोई अतिक्रमित करता है तो उस पर एक्शन लेने का अधिकार किसका है? सदन के सभापति या अध्यक्ष का, क्योंकि वह अदालत के रूप में भी वहां बैठते हैं और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका निर्धारण न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। इस पर वह सदन चाहे तो उनको हटा दे, लेकिन न्यायालय में कार्रवाई प्रश्नगत नहीं की जाएगी। अब सवाल उठता है कि जो बात संसद के भीतर बोली गई और इस नाते उस पर केस नहीं चलेगा, तो क्या बाहर वही बात निकल कर आ गई तो उस पर केस चलेगा? तो इसका उत्तर आपको मिलेगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 क में 361A, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया। इसमें लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की कार्यवाहियों के सारतः सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की सिविल या दांडिक कार्रवाई का तब तक भागी नहीं होगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि प्रकाशन विद्वेष पूर्वक किया गया था। यानी सदन के भीतर जो हुआ, यदि हम उसी बात को बाहर पब्लिश करते हैं तो भी हमारे पर, यानी जो लोग बाहर निकाल कर ले आए उस बात को, उन पर भी कोई सिविल या क्रिमिनल केस तब तक नहीं चलेगा जब तक कि यह न साबित हो जाए कि हम मैलिशियसली लाए, यानी विद्वेष पूर्वक लाए। अब ये कहते हैं कि विद्वेष पूर्वक कब नहीं माना जाएगा? तो ये कह रहे हैं कि जब परमिशन लेकर आपने छापा तो विद्वेष पूर्वक नहीं माना जाएगा। चूंकि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और ये संसद की कार्रवाई का अभी भी हिस्सा है जो अमित शाह जी ने बोला है, इसलिए कोई और इसका प्रसारण करेगा तो वह भी दोषी नहीं होगा। क्या किसी और के प्रसारण कर देने पर अमित शाह की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी मूल कथनकर्ता की? जी नहीं। कभी भी जो व्यक्ति जहां कथन किया, यदि वहां उसे इम्यूनिटी मिली हुई है तो दूसरों के द्वारा उसके कथन को बाहर ले जाने पर उसका वह विशेषाधिकार समाप्त नहीं हो जाता। तो मैंने आपको संविधान और SC/ST एक्ट दोनों के प्रावधानों से स्पष्ट किया कि बाबा साहब के बारे में अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2016 में SC/ST एक्ट में जो संशोधन किया उसके कारण से ही अमित शाह जी द्वारा दिया गया बयान बाबा साहब के लिए अपमान सूचक होने के कारण से SC/ST एक्ट की धारा 3 की उपधारा 1 के खंड फ से फल में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए इनके खिलाफ FIR हो सकती है, इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और इनको जमानत पर छोड़े जाने का इन्हें हक नहीं रहेगा। लेकिन भारत के संविधान में जो संसद के भीतर बोलने के कारण से इनको इम्यूनिटी प्राप्त है, उसके कारण से इन्हें इस कानून के अधीन अभियोजित नहीं किया जा सकता। अब एक बात और भी है दोस्तों, जो मैंने शुरू में उठाई है, ये सदन के सदस्य नहीं है, ये राज्यसभा में बोल रहे हैं। तो क्या लोकसभा का सांसद यदि राज्यसभा में मंत्री के नाते कुछ बोलता है तो वहां जो मंत्री के रूप में बोलता है उसको वही विशेषाधिकार मिलेगा जो यदि वह वहां सदस्य होकर बोलता तो मिलता? तो यहां पर अनुच्छेद 88 लिखा हुआ है, आर्टिकल 88, प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि
वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं हो जाता। यानी यह मंत्री के नाते यहां राज्यसभा में बोल रहे थे, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं है इसलिए यहां वोट देने का अधिकार इनको नहीं होगा। अब सवाल यह है कि तो जो अनुच्छेद 105 की उन्मुक्ति है, क्या राज्यसभा में इनको मिलेगी? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य नहीं है। अनुच्छेद 105 में जो छूट मिली है वह सदस्यों के लिए मिली है। जी नहीं, यहां ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वातंत्र्य होगा। यहां यह नहीं लिखा हुआ है कि सदन में वाक स्वातंत्र्य होगा और यह अधिकार केवल सदस्यों को होगा, यह नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है संसद में वाक स्वातंत्र्य होगा। देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के भीतर दोनों में से किसी भी सदन में या ज्वाइंट सेशन में जिस किसी को भी संविधान के अधीन बोलने की अधिकारिता है उसे बोलने की आजादी होगी। प्रतिबंध केवल 3 हैं, एक संविधान, दूसरा उस सदन द्वारा बनाए गए नियम, और अगर ज्वाइंट सेशन हो रहा है तो ज्वाइंट सेशन के नियम, और जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं अस्थायी आदेश। इसके अलावा खंड 4 में स्पष्ट भी किया गया है कि जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी किसी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1, खंड 2, खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो अधिकार सदस्यों को मिलेंगे वह सदन में जिनको भी बोलने का अधिकार है, चाहे वो भले सदस्य न हो, उनको भी मिलेंगे। और अभी आपने पढ़ा कि मंत्री और महान्यायवादी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन में उपस्थित होने और संगत विषय पर अनुमति मिलने पर बोलने के हकदार होते हैं। तो भले ही ये सदस्य नहीं है राज्यसभा के अमित शाह जी, लेकिन इन्हें भी बोलने में वह उन्मुक्तियां मिलेंगी जो सदस्य को मिलती हैं। अब मैं सुना हूं कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या सदन के भीतर कोई मर्डर कर देगा तो भी केस नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, मर्डर करना अलग बात है और बोलना अलग बात है। बोल करके कौन कौन से अपराध होते हैं? बोलने से अपराध होता है मानहानि का। यहां जो अभी आपने अपराध देखा, हो सकता है SC ST एक्ट में जो जात सूचक शब्द बोलना है वो भी अपराध है। इसके अलावा धमकी देने का अपराध है। दो लोग बातचीत करके कॉन्स्पिरेसी करें तो षड्यंत्र का अपराध है। कोई किसी को भड़काए अपराध करने के लिए तो अबेटमेंट का अपराध है। तो कुछ अपराध ऐसे हैं जो केवल बोलने से गठित होते हैं। यदि बोलने से कोई अपराध होता है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के आधार पर क्रमशः संसद और विधानमंडल में बोले गए शब्दों के आधार पर ऐसे किसी अपराध के लिए बोलने वाले को अभियोजित नहीं किया जाएगा, आमतौर पर नहीं किया जाएगा। अब यदि संसद के नियमावली में यह लिखा हो कि बोलने वाला यदि कोई ऐसी बात बोलता है जो किसी अन्य कानून में अपराध है तो उस पर केस चलाया जा सकेगा। तो सदन के उस नियम के कारण, संसद के उस नियम के कारण, विधानमंडल के उस नियम के कारण न्यायालय को अधिकारिता मिल पाएगी। अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 122 के अनुसार न्यायालयों को अधिकारिता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मैंने यह पूरी चर्चा करके आपको स्पष्ट किया कि अमित शाह जी ने जो सदन के भीतर बोला है, यदि ऐसी बात यह सदन के बाहर बोलते तो इन्हीं की सरकार ने SC ST एक्ट में संशोधन करके जो उसका क्षेत्र विस्तृत किया है उसके आधार पर बाबा साहब चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति में श्रद्धापूर्वक माने जाते हैं, उसी समाज से आने वाले व्यक्ति हैं और वह दिवंगत हो चुके हैं, तो दिवंगत श्रद्धापूर्ण व्यक्ति के बारे में कोई अनादर की बात करना इन्हीं की सरकार ने अपराध बनवाया है। तो उस अपराध के लिए इनके ऊपर मुकदमा हो जाता, FIR दर्ज होती, इन्हें गिरफ्तार किया जाता और इन्हें जमानत पर छूटने का हक नहीं होता। लेकिन क्योंकि इन्होंने सदन के भीतर यह बात कही है, इसलिए इन्हें छूट मिल रही है भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 की। यानी कह सकते हैं कि बाबा साहब के अपमान पर
जो इन्होंने कानून लिखा है उसके अनुसार तो इन पर केस दर्ज हो जाता, लेकिन खुद बाबा साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह महापुरुषों ने जो संविधान बनवाया है उसी के तहत इनका बचाव हो जा रहा है। दोस्तों, इस संदर्भ में संविधान पर सरल भाषा में लिखी गई मेरी इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 107 से 110 तक में विधिवत उल्लेख किया गया है। संविधान के प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लेख करते हुए आप मेरी इस पुस्तक को मंगा करके इस चीज को पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए और पुस्तक को मंगाइए। भारत के संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी यह पुस्तक आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी। शेष इस वीडियो पर अपने विचार भेजिएगा संविधान और कानून को जानने के भाव से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।